आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है।
नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल 5 के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो
2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देता। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल, ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है। और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है। और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंध जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा था। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें ऑल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था। आज 1.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी। 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं। हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं। तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल 0 हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%।
हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमने एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है, उसकी बचत हुई। बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं। हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है। और मुझे खुशी है, ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी। कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पे तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है। और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था कि संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई। और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है। लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो, इसलिए 1350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था, तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी, वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय
अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है मेरे प्यारे देशवासियों। दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस FTA के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके